हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 4 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि। ये वीडियो इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे स्टार्ट में ही आपको मिल जाएगा। सर्च करेंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। देखिए, हम अपने चावल तक बात कर ली है। कृषि में कृषि क्या होती है, किस प्रकार की कृषि होती है, झूम कृषि को किस किस देश में क्या कहा जाता है, और राज्यों किस किस राज्य में भारत के क्या कहा जाता है, और भी किस तरह की कृषि होती है उसके बारे में हमने बात कर ली। हमने धान की भारत में कृषि में धान की कृषि के बारे में यानी चावल कृषि के बारे में डिटेल में बात कर ली। अब हम इस वीडियो में गेहूं की कृषि की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेहूं की बात करें, देखिए चावल और गेहूं दोनों ही ग्रेमीनी कुल के फसलें हैं। चावल तथा गेहूं दोनों का उत्पादन में चीन के बाद भारत का सेकेंड नंबर है, दूसरा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है गेहूं के उत्पादन में। चावल के बाद गेहूं देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। हरित क्रांति में पहले चरण में सर्वाधिक पैदावार गेहूं की थी। यह 3 औद्योगिक खाद, सिंचाई और बीज पर आधारित थी। हरित क्रांति के काल से ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब शीर्ष स्थान पर है, लेकिन गेहूं की कुल उत्पादन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पंजाब से बड़ा है। उत्तर प्रदेश में देश का 35%, कितना? 35% जो है गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में विश्व का लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि चावल का 21% उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक शीर्ष राज्य 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश 31.92%, फिर पंजाब 19.55%, फिर हरियाणा ने 11.6%। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तीन ठो। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश 9.84 हेक्टेयर, ठीक है, मिली हेक्टेयर। फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है पंजाब। देखिए, गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम। ट्रिटिकम सटाइवम, ठीक है। ट्रिटिकम सटाइवम की प्रजाति का विकास करने का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने ट्रिटिकम सटाइवम प्रजाति के विकास मैक्सिको में किया था। भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं का बीज जो है वो मैक्सिको से ही लाया गया था। इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। भारत में गेहूं की निम्न प्रजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? लेरमा रॉय 64 है एक, फिर सोनारा 34 है, सोनारा 63 है, फिर सोनारा 64 है, फिर मेया 64 है, फिर S227। ये जो है प्रजातियां हैं गेहूं की, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जापान की प्रमुख प्रजाति नोरीन टिन गेहूं के बौनेपन के जीन है इसका, ठीक है, जापान में उगाई जाती है। यूएसए की जो प्रजाति उसे गेंस GAINS गेंस कहते हैं। गेहूं की मैकोरानी, ठीक है, मैकोरानी प्रजाति से सूजी बनाया जाता है। गेहूं के मैकोरानी प्रजाति से सूजी बनाया जाता है। और पूसा बेकर प्रजाति से गेहूं के बिस्कुट बनाया जाता है। गेहूं से ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में सामान्यतः प्रोटीन कितना? 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट कितना? 65 से 70%, वसा 1.5% और खनिज 2.0%, मतलब 2% पाया जाता है, ठीक है। गेहूं को जो है खरपतवार से बचाने के लिए आइसो प्रोडक्शन या फिर मेरास्कीशन खरपतवार नाशी तथा धान को खरपतवार से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोपेनील खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, खरपतवार मुख्य रूप से मतलब खरपतवार मुख्य फसल के साथ धूप, पानी, पोषक तत्वों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। मोटे अनाज कौन कौन से हैं? जौ, मक्का, बाजरा, ये सब जो है, ज्वार, ये सब जो है फसलें मोटे अनाज में आते हैं।
अब मक्का की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये उभय लिंगाश्रयी पौधा है। मक्का एक ही, इसका मतलब है कि एक ही पौधे में नर और मादा दोनों के फूल पाए जाते हैं। खाद्यान्न में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट 80% लगभग मक्के में ही होता है। मक्के में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है। चूंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग बायोडीजल के उत्पादन में भी किया जाता है। मक्के की प्रोटीन को क्या कहते हैं? जेन कहते हैं। मक्का एक C4 पौधा है। C4 आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से C और यहाँ पे छोटा सा 4, C4 पौधा है। ठीक है, इतना हो गया कि देखिए मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। मक्के की बुआई खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लाया गया था। भारत में अधिकांशतः विंटल किस्म का मक्का उगाया जाता है, जबकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में डेंट किस्म का भी उगा दिया जाता है। ठीक है, मक्के में व्हाइट बड नाम का रोग जस्ता यानी ZN, ठीक है, जस्ता की कमी के कारण होता है। अब हम जौ की बात कर लेते हैं। जौ भी देश का महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जो एक शीतकालीन ऋतु का फसल है जो कि सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जिससे शराब भी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के देश में दो प्रमुख राज्य हैं। ये दो प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहाँ जौ का अंतर्गत 74% जो है और उत्पादन और 68% क्षेत्र प्राप्त होता है यहाँ से। अब ज्वार की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद ज्वार जो है वो तीसरे स्थान पर है। इस फसल का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए अमेरिकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है ज्वार। ठीक है, जौ की बात कर ज्वार की बात हम कर रहे हैं। देखिए अमेरिकी मूल का एक पौधा है और उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह जो फसल है ज्वार की वो रबी और खरीफ दोनों, देखिए कोई पौधा है जो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे रबी में हो गया या खरीफ हो गया, मैं बताती चल रही हूँ कि कौन सा रबी खरीफ दोनों पाए जाते हैं, रबी खरीफ और जायद तीनों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन में अगर कोई क्वेश्चन आ गया या मान लीजिए आपको आंसर राइटिंग ही लिखनी हुई, कृषि से रिलेटेड कोई आ गया, तो आप बताते समय ये ना कर जाएं कि आप भूल जाएं, क्योंकि आपको सब कुछ बताना है। आपको उसी 1.5 पेज के आंसर में अब जितना ज्ञान है वो परोस देना है, क्योंकि आपके पास आप 2 लाइन लिख के आएंगे तो आपको फिर आप फेल कर जाएंगे, फिर आप बता नहीं पाएंगे कुछ। अब आप मान लीजिए कि आप जो है टीचर ही बन जाते हैं और आप कुछ जानते नहीं, स्टूडेंट ने कुछ पूछ दिया, आपको पता नहीं है कि क्या है क्या, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आप तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई कुछ भी पूछ दिया, बालक ने कुछ पूछ दिया, तो आप फिर ऐसे मुंह बना के बैठे जाएंगे। तो ऐसे मत कीजिए, आपको जो बताया जाए उसे नोट कीजिए, उसे ध्यान से सुनिए। तो ज्वार जो है रबी और खरीफ दोनों फसल की ऋतुओं में उगाया जाता है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दक्कन के पठारी क्षेत्र और दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं में बोया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ खरीफ की फसल के अंतर्गत ही बोया जाता है। ठीक है, देश में ज्वार के कुल उत्पादन के आधे से अधिक उत्पादन केवल महाराष्ट्र राज्य करता है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य कौन कौन से? कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। ये 4 राज्य हैं। अब देखिए सर्वाधिक ज्वार उत्पादक शीर्ष राज्य 3 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र 32.47%, कर्नाटक 24.16%, राजस्थान 11.57%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्वार उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र 45.28%, कर्नाटक 19.21%, राजस्थान 12.45%। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है बाजरा। उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये कुछ बागानी फसल हैं, इनकी हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए बाजरे की बात कर लेते हैं कि बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। बाजरा की कृषि उष्ण और शुष्क जलवायु दशा वाले क्षेत्रों में की जाती है। यह रबी और खरीफ दोनों फसलों की जो है ये दोनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है। बाजरा एकल फसल या कपास
ज्वार या रागी के साथ मिश्रित रूप से उगाया जाता है। मैं इसी की बात कर रही थी। ये जो है एकल फसल या कपास कह लीजिए, ज्वार या रागी के साथ मिश्रित रूप से उगाया जाता है। देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। राजस्थान में 4.49 टन के आसपास उगाया जाता है इसे। अब देखिए, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा का उत्पादक 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से? आपको कुछ नहीं करना है। राजस्थान पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश। देखिए, सर्वाधिक उत्पादक भी राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पहले नंबर पे राजस्थान है। सर्वाधिक उत्पादक में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश है। बस चेंजिंग कहाँ आती है? 3rd नंबर पे आती है। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जो राज्य है वो गुजरात है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है बाजरा कहाँ पे? वो तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उन्हें आप जान लीजिए। जैसे देखिए, शीर्ष फसल क्षेत्रफल धारक राज्य क्रमशः कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सर्वाधिक सिंचित फसल क्रमशः कौन से हैं? गन्ना, गेहूं। शीर्ष कृषि निर्यात कौन कौन से हैं? चावल, कपास और समुद्री उत्पाद। शीर्ष कृषि आयात कौन सी हैं? दालें हैं। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फसल। अब देखिए, बागानी फसलों की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है इसका, चीन का पहला स्थान है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जो है फसलें, ये दोनों तरह के फलों का उत्पादन भारत में किया जाता है। ठीक है, देखिए, विश्व की 13% सब्जियों का उत्पादन भारत कर रहा है। रबड़ की बात कर लेते हैं। देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में की फसल है, ये कच्चा माल है और इसे उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए, भारत का स्थान 4th नंबर पे है रबड़ में, रबड़ के उत्पादन में। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों पर उगाया जाता है इसे। रेशेदार फसल क्या है? देखिए, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, रेशम के कीड़ों के कुकून से प्राप्त होता है ये 4 मुख्य फसलें हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए, कपास की बात कर लेते हैं। भारत में इसका मूल जो है स्थान माना जाता है। भारत की रैंकिंग 3rd रैंकिंग है उत्पादन में। दक्कन के पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी में उगाया जाता है इसे, इसीलिए काली मिट्टी को काली कपास भी कहते हैं। ठीक है, खरीफ की फसल है। मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जूट की बात करें, सुनहरा रेशा कहा जाता है इसे। यहाँ बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहाँ पर हर साल बाढ़ आई जाती है, नई मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, इससे वहीं पर उगाया जाता है। उत्पादक राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय। प्रयोग किया जाता है बोरी बनाने में, चटाई बनाने में, तंतु बनाने में, फिर रस्सी, धागा, ये सब बनाने में भी किया जाता है। नायलॉन की कीमत घट जाने के कारण बाजार में इसकी मांग जो है घट रही है धीरे धीरे, है ना। इसको रिप्लेस कर दिया है नायलॉन ने। अब चलिए नोट कर लीजिए कि 60% से अधिक लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लेने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बाद कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे खेतों की चकबंदी, सहकारिता, फिर जमींदारी आदि को समाप्त करके प्राथमिकता करने की जो प्राथमिकता है वो दी गई है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी भूमि सुधार को मुख्य लक्ष्य रखा गया था। 1960 से 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधार कानून लागू किए। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसमें काफ़ी हद तक ढील बरती गई लागू करने में। हरित क्रांति व श्वेत क्रांति जैसी रणनीतियों को लागू किया गया, मगर विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसीलिए 1980 से 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास शुरू किया गया, जो कि संस्थागत तकनीकी सुधार पर आधारित था। इसमें शामिल कदम सूखा, बाढ़, चक्रवात और बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान, ये सब किया गया। ठीक है, किसानों की सहायता के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति,
बैंकों की स्थापना इस शामिल रहे। किसान क्रेडिट कार्ड, फिर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जिसे PIS भी कहते हैं, इससे किसानों की सहायता शुरू की गई। अब नोट करके नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। 1951 से GDP में कृषि का योगदान घटने के बाद भी 2010 से 11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है कृषि। हालांकि जो सरकार है वो भारतीय कृषि में सुधार के लिए कदम उठा रही है, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में भी कदम उठाए गए। अब राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार ने इसे समाज में सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रचा है। इसके घटक कौन कौन से हैं? बफर स्टॉक और सर्वाधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS। देखिए, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं को कम कीमत में उपलब्ध कराती है। ये भारत की खाद्य सुरक्षा नीति जो है का पहला उद्देश्य क्या है? लोग खाद्यान्न की कम कीमत में खरीद पाए खाद्यान्नों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, खाद्यान्नों के भंडार की व्यवस्था करती है, ये वितरण को सुनिश्चित करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये। FCI किसानों से सरकारी रेट पर खाद्यान्न लेती है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा, जल जैसे कृषि निवेशों पर सब्सिडीज उपलब्ध कराती है, यानी सहकार्यकी उपलब्ध करवाती है। अब देखिए, उपभोक्ता के दो वर्ग हैं, गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL, ठीक है, और दूसरा है गरीबी रेखा के ऊपर यानी APL। चलिए कमेंट बॉक्स में BPL और APL का फुल फॉर्म बताइए। प्रत्येक वर्ग के लिए वस्तुओं यानी खाद्यान्न एक्सेट्रा की कीमत अलग अलग होती है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज भी प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना की जाती है। यही वजह है कि पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। एक व्यक्ति के हिस्से में इस तरह से आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। ठीक है, अब दो और फसल रह गई, उनकी बात कर लेते हैं। एक होता है चाय और दूसरी कॉफ़ी, इनकी बात कर लेते हैं। चाय की बात करें, चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है, पेय फल है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकासी वाले ढालों के क्षेत्र में उगाई जाती है। चाय मुख्य उत्पादक क्षेत्र है असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, जलपाईगुड़ी जिले, फिर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तमिलनाडु, केरल। 2008 में तीसरा बड़ा चाय उत्पादक विश्व में था भारत। ठीक है, पहला कौन है? चीन, दूसरा कौन है? टर्की। अब हम कॉफ़ी की बात कर लेते हैं कि भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी होती है। क्या होता है? भारत में कॉफ़ी पैदा की जाती है अरेबिका किस्म की, जो कि यमन से लाई गई थी। गुणवत्ता एक होता है गुरुवात बाबा बुदान की पहाड़ियों में हुई। इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ हुई? बाबा बुदन की पहाड़ियों में। यह आज के समय में नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है ना। ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फसलें थी भारत की, और उनको बोने का वो क्षेत्र कौन से हैं, जगह कौन कौन से बोई जाती है, उसमें और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी उसे मैंने ऑलरेडी बता दी। राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली वगैरह भी बता दिया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है कि क्योंकि को हम कितना भी पढ़ाते, बट हो सकता है कि आपको कुछ ना समझ में आए, कोई कमी रह गई है, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड।